तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पूरे 4 दिवसीय नेशनल सेमिनार का शुभारंभ। ये विविधता यही बरकरार रहे। हम विभिन्न ध्वनियों से परिचित हो रहे हैं और ये विभिन्न संस्कृतियों के परिचायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस नगाड़े का और इन विभिन्न नगाड़े की धुनों का बहुत स्वागत है। मेघालय की ध्वनि हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपको बताना चाहूँगी कि रामदयाल मुंडा जी के पुत्र हमारे बीच में हैं। रामदयाल मुंडा जय। PRI का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ये उद्घोष है नए सृजन का। हम कुछ सृजेंगे, कुछ नया रचेंगे। अरुणाचल की ये ध्वनियाँ बहुत खूबसूरत। बहुत स्वागत है सर। प्रमोद सर हमारे बीच नगाड़े में उद्घोष करते हुए बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत स्वागत बहुत स्वागत। मेघनाथ दा झारखंड के जाने माने फिल्मकार हमारे बीच। बहुत स्वागत है रविभूषण सर। पूरी ऊर्जा के साथ हमारे बीच में मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी अपने सभी प्रबुद्धों का। उत्तर पूर्व से दो तरह के मेरे व्यक्तिगत तौर पे इंटरेक्शन रहा है। एक तो बहुत पहले 7-8-10 साल पहले में जो भी टी गार्डन्स हैं असम में, वहाँ के हमारे यहाँ से जो लोग जिनको टी ट्राइब कहते हैं, तो वो एक अध्ययन करने में गया था कि क्या बदलाव उनके बीच में आया है, कल्चरली कितना चेंज कर गए हैं, सोशली कितना चेंज कर गए हैं, भाषाएं उनकी कितनी बदल गई हैं। तो वो एक लंबा 15-20 दिन का पूरा असम में टी गार्डन्स में घूमा था। तो वो एक इंटरेक्शन का एक लंबा समय था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं गया था ऑब्जर्वर बन के इलेक्शन कमीशन के मेघालय में, और वहाँ लगभग 1.5 महीना रहा। तो 2 ही लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ, तो आधा लगभग मेघालय रोज ही घूमने का। और जो डिप्टी कमिश्नर थी खासी कम्युनिटी की, और मेरे ही जैसे PCS से IAS बनी थी, तो ये एक बॉन्डिंग थी हम लोगों की। मैं भी PCS से IAS बना था, तो हम लोग बहुत खुल के बातचीत करते थे और वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में। और वो लंबा पीरियड रहता है, अंतिम नामांकन से लेके और घोषणा के बाद, चुनाव के निर्णय की घोषणा के बाद भी 1 हफ्ता ठहरने का। काफ़ी घूमे थे यूनिवर्सिटी के लोगों में। नेहरू में चूँकि मेरी किताबें वहाँ ग्लोबल गांव के देवता रही होंगी, तो व्याख्यान देने का भी अवसर मिला रहा। लेकिन वो सेम खासी मूवमेंट से जुड़े हुए जो रिटायर्ड प्रोफेसर लोग थे, मेरे साथ जो मजिस्ट्रेट थे, वो उनके फादर इन लॉ थे जो यूनिवर्सिटी से रिटायर किए थे। तो उनके पास बैठ के बहुत सारी चीज़ें वहाँ के इतिहास कल्चर की समझने की। और सबसे कॉमन जो बात लगी कि जो खासी समुदाय है वो हमारे यहाँ जो वो ऑस्ट्रोएशियाटिक है वो, और हमारे यहाँ जो संथाल हैं, मुंडा हैं, हो हैं, खड़िया हैं, असुर हैं, द्विजिया हैं,
सब उसी भाषा परिवार के लोग हैं। वही जिसको आप ऑस्ट्रोएशियाटिक कहें या मुंडारी भाषा समूह कहें, समुच्चय कहें, ये बड़ा वो जुड़ाव का कारण रहा है। और बाबा रामदयाल मुंडा जी से बहुत लोग परिचित थे वहाँ भी, जैसे आज लोग बता रहे हैं। जिनके पास गया था वो डॉक्टर साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब भी बाबा रामदयाल मुंडा जी से परिचित थे बहुत। और जो आवर्जन है मुंडा लोगों का यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो भी उधर से ही होके आता है जहाँ से, इसलिए भाषा और कई चीज़ें मिलती जुलती हैं। और मेघालय की कई चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो मातृ प्रधान और वहाँ मिडिवल पीरियड में रानियों के द्वारा शासित हुआ जाना और कश्मीर की एक सेना को उनके द्वारा पराजित किया जाना, इस ढंग के इतिहास की चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और जयंतिया पहाड़ियों में जो शासक थे जयंतिया, खास करके प्रभात राय वगैरह 1500 ईस्वी में जो थे, जिन्होंने सिलहट में राजधानी जयंतीपुर के बनाई मैंने सिलहट से, मतलब यहाँ से लेके सिलहट तक पूरा फैलाव था बांग्लादेश तक, ये बड़ा आकर्षक था वहाँ। और ये खासी और जयंतिया गारो एक कॉमन नेम है, बहुत सारी कम्युनिटी का एक कॉमन नेम है जो नॉर्थ ईस्ट में की खासियत है ये, कि वो बहुत सारे समुदाय मिलके एक नाम कॉमन ले लेते हैं। वो हमारे यहाँ उस ढंग से है नहीं। और एक और खासियत लगी कि वो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो कामरूप से सिलहट तक चाह रहे थे सड़क बनाना। और शुरू में तो जो सीएम थे नौंगखला के यू तिरोत सिंह, उन्होंने अनुमति दी, लेकिन बाद में लगा कि तो कॉन्स्पायरेसी है, कब्जा करने आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने विरोध किया और उनकी फिर वो युद्ध के बाद गिरफ्तारी हुई और ढाका के जेल में रखा गया। और जहर दे के मारने की घटना राजा यू तिरोत सिंह की जो है, वो भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो कुछ हुआ, धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ जो हुआ, वो भी बड़ा मिलता जुलता है। वो कि यहाँ भी जहर दे के ही मारने का धरती आबा को जेल में, और यू तिरोत सिंह को भी जेल में जहर दे के ही मारने का वो काम हुआ। उसके अलावे जो मूर्तियाँ थीं शिलांग और आसपास के, उसमें यूकियांग नांगवाह की या पातोंग नेंजमिंजा की, तो ये कई चीज़ें जो बहुत कॉमन थी। और वो जो यू जोवन राय जो आए वहाँ, उन्होंने जिस ढंग से रेनेसा वहाँ क्रिएट किया, टैगोर के साथ उनकी जो दोस्ती थी, जिस ढंग से पहला बच्चों के लिए हाई स्कूल, पहला प्रेस की स्थापना और सेन खासी मूवमेंट की शुरुआत 1899 में, ये कुछ चीज़ें बहुत ही मेघालय के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाली थी। और जो असम है या त्रिपुरा है और सिक्किम है, तो तीनों के यहाँ तो किंगडम था। ठीक है कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री ढंग से मिलती नहीं है, लेकिन अहोम लोगों के यहाँ जिन्होंने 600 साल शासन किया, और उनका जो उनके दरबार में जो बैठ के लोग लिखते थे उनके इतिहास को, वो जो दर्ज होता था, तो वो एक इतिहास लेखन का एक लंबा उनके यहाँ रहा है। उसके कारण से गैती 1907 या 5 में कलेक्टर बन के गए, तो उन्होंने पूरा अहोम असम की हिस्ट्री उसके आधार पे लिख दी। तो ह्वेनसांग के समय में बर्मन राज, उसके बाद साल स्तंभ राज, पाल, खेन, और फिर अहोम, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स वगैरह वगैरह। तो एक लंबी वहाँ डायनेस्टीज की परंपरा रही है। और बर्मा के साथ संघर्ष उस समय से ही है, और बर्मा के द्वारा जीत लिए जाए कारण ही ब्रिटिशर्स वहाँ घुसे। उस युद्ध में फिर एग्रीमेंट हुआ और फिर ब्रिटिशर्स भी जो घुस गए सो घुस गए। बीच में मुगल काल में और लचित बारफुकन जिस ढंग से स्थापित हुए हैं, लचित बारफुकन की युद्ध शैली और उनकी वीरता के बारे में जिस ढंग से मुगल सेनापति ने भी, राजा राम सिंह ने जिस ढंग से वर्णन किया है, बड़ा अद्भुत है वो सारी चीज़ें। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा भाषाएं, अरुणाचल की 200 जिन अभी भी बोली जाने वाली बातें, 200 एथनिक कम्युनिटी, उनका जुड़ाव और उस ढंग से उनका कल्चर रेनेसा, बौद्धिज्म भी है, ईसाइयत भी है, एनिमिज्म भी है। तो ये जो खूबसूरती है अरुणाचल की, मणिपुर का अपना सौंदर्य है, मणिपुर में अपनी डायनेस्टी रही है। मैती लोगों की, मैती भी बड़ा कॉमन है, 7-8 एथनिक समूह ने मिला के अपना नाम मैती रखा है। कुकी चिन भी कई कम्युनिटी ने मिला के अपना नाम कुकी चिन रखा, नागा भी वहाँ है। तो एक बड़ा खूबसूरत एक गुलदस्ता जैसा पूरा नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदी क्षेत्र में, इस इलाके में इतने आत्ममुग्ध लोग हैं, इतना ज़्यादा। नागालैंड का अपना सौंदर्य है,
मिजोरम का अपना सौंदर्य है, अपनी खासियत है। सबसे ज़्यादा शिक्षित वो राज्य मिजोरम। हमारे चीफ सेक्रेटरी भी मिजोरम के ख्यांगते सर हैं। वो 91-92 में मेरे डीडीसी हुआ करते थे मेरे साथ, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं इस राज्य के। तो मिजोरम अपने आप में इतना खूबसूरत और इतना पढ़ा लिखा समाज वहाँ का, लेकिन ये जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी पट्टी है, उसको अपने इतिहास पे, अब क्या इतिहास है नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही गौरव उनको, आत्ममुग्ध जिसको कहते हैं, नार्सिज्म के शिकार लोग हैं। अपने अलावा और जानने की इच्छा नहीं है उनके मन में, अपने अलावा दूसरे की संस्कृति को रिगार्ड करने की इच्छा नहीं है, अपने अलावा मतलब सबसे बड़ा जो समुदाय है दक्षिण भारत का, जिसको द्रविड़ भाषा समूह के लोगों को कहें हम, अगर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग, हमारे यहाँ जो उराम हैं, कुड़ुक हैं, या पहाड़ियाँ हैं जो माल्टो, वो भी उसी द्रविड़ भाषा परिवार की है। तो द्रविड़ संस्कृति और इतिहास के बारे में भी हम उत्तर भारत के इतिहास में आप झलक नहीं देखेंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो लगता है कि जो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व को, जिसको आप वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन भारत कह रहे हैं, और ईसा से 900 ईस्वी पूर्व जिसको उत्तर वैदिक कालीन भारत कह रहे हैं, तो आर्यन रूट्स के लोगों की जनसंख्या ही उस समय 2% 1% है। बाकी तो द्रविड़, ऑस्ट्रोएशियाटिक और साइनो तिब्बतन ही बोलने वाले लोग हैं। तो भारत के इतिहास का नाम तो एक कॉमन इतिहास होना चाहिए। वो द्रविड़, अब संस्कृत, वैदिक भी रख लीजिए, संगम साहित्य भी रख लीजिए, ऑस्ट्रोएशियाटिक भी शामिल कीजिए, साइनो तिब्बतन भी शामिल कीजिए, तब वो भारत के इतिहास के रूप में। अब यूरोपियन लोगों की एक रोमांटिसिज्म थी वैदिक और आर्यन के साथ, आर्यन सो कॉल्ड एक रेस के तौर पे, आर्यन रेस के साथ, तो वो चला रहा है, उसको आप खींचे जा रहे हैं, उस कॉलोनियल हेरिटेज को। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बदलाव धीरे धीरे आएगा, और आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया कि हम सुन सके, और यहाँ से हिंदी बेल्ट तक सो कॉल्ड हिंदी बोलने वाले लोग, हालांकि तो ट्राइबल स्टेट है हमारा, लेकिन इसके बाद से हिंदी पट्टी शुरू होती है, तो यहाँ जो कुछ बातें कही जाएंगी उसकी अनुगूंज, रिजोनेंस जो है, वो पूरे हिंदी बेल्ट में सुनाई पड़ेगा। और हम बहुत उत्सुक हैं आपके सुंदर संस्कृति, आपके गहरे इतिहास को जानने के लिए। हम पुराण की नज़रों से या मिथकों की नज़रों से आपके इतिहास को नहीं जानना चाहते हैं, हम सीधे आपके मुंह से आपके बारे में सुनना चाहते हैं। टाइगर, लायन जो है, सिंह अपनी कहानी स्वयं बतावे, सिंह के बारे में शिकारी क्यों बतावे, हंटर्स क्यों सुनावे कि वो कैसे, लायन कैसा था या नहीं था। तो हम सिंह के मुंह से ही सिंह के इतिहास को, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उसको कल्चर को जानना चाहते हैं। हमारी इच्छा और बरसों की इच्छा थी, और महीनों हमारी टीम के लोगों ने मेहनत किया कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं हमारे बीच। धरती आबा की इस पवित्र धरती को आपके चरण धूल से और पवित्र हम लोग महसूस करें, युवराज सिंह के वंशजों के माध्यम से और हम लोग महसूस करें। यहाँ उस समृद्धि के साथ, सांस्कृतिक समृद्धि के साथ आप पधारे हैं। आपका स्वागत है हृदय से, आपका हम अभिनंदन करते हैं पुनः, और आपका जोहार करते हैं। जोहार आप सबों को। इस तरह के आयोजन से रांची वाकिफ हो सक रहा है, और हम सभी समृद्ध हो रहे हैं थ्रू आउट लगातार। सो आपके इस स्वागत वक्तव्य के बाद मैं बहुत सादर आमंत्रण देना चाहूँगी। हमारे बीच में इंद्र कुमार सर हैं, आप आए सर, और आशीर्वचन के तौर पे हमारे बीच में कुछ बातें साझा करें। सादर आमंत्रण इंद्र कुमार सर। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले 7 सिस्टर्स ऑफ लैंड से आने वाले 7 सिस्टर्स भी है, उसके बाद हम आ रहे हैं ना, मैंने अभी 7 का ही नाम दिया। 7 सिस्टर्स से आने वाले होली लैंड से, और जो बिग ब्रदर है जिसकी भूमिका में आसाम है, वहाँ से आने वाले सभी अतिथियों का इस प्रांगण में, TRI के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार भी है। मीडिया और हमारे प्रिय छात्र बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं,
और ये सेमिनार जो है वो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या तो इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और आपने सुना ही है, डायरेक्टर साहब ने कहा कि सिंह और शिकारी की बात है, लेकिन सिंह और शिकारी के बीच शिकार कैसे हुआ उससे कहने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से यह जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, वो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और क्षेत्र है, कई कारणों से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप देखिए कि इसका एक जो इंटरनल पर्सपेक्टिव है वो क्या है। इंटरनल पर्सपेक्टिव है कि ये जितने सारे छोटे छोटे राज्य हैं वो कभी न कभी किसी स्तर में अहोम के साथ थे। कुछ अब बात को छोड़ दीजिए सिक्किम वगैरह के, अहोम के साथ थे। मुगल काल में आने अकबरी वगैरह में भी उसका रेफरेंस मिलता है। इसीलिए जब आप इतिहास के पन्नों पर जाएंगे, प्राचीन काल की ओर राजेंद्र जी थोड़ा ध्यान आकृष्ट किए हैं, तो पर्शियन लिटरेचर में भी आपको असम के बारे में, बुरंजी पंजी के बारे में, मणिपुर के बारे में रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है, दूसरों के बारे में रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये एक पहला पड़ाव है, लेकिन उससे भी जो सबसे अधिक पड़ाव है जिसकी ओर हम ब्रिटिश काल में देखते हैं वो ये है, यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। आपको मालूम है कि म्यांमार, जापान ने वहाँ बम गिराया था। आपको मालूम है कि हम सिक्किम और वो क्षेत्र चीन से कितना सटा हुआ है। आपको मालूम है कि म्यांमार, बर्मा से हम बिल्कुल कितने सटे हुए हैं। आपको मालूम है जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो व्यापार होता था वो उसका ट्रेड रूट यही था। आपको मालूम है जो मध्यकाल के विद्यार्थी होंगे, घोड़े का व्यवसाय इस क्षेत्र से होता था, तिब्बत की ओर से होता था। बख्तियार उद्दीन खिलजी की छुरा घोप कर हत्या इसी क्षेत्र में हुई थी। आपको मालूम होगा कि राजमहल से जब कोई भगोड़े राजा जाते थे तो अहोम और आसाम में जाकर ही शरण लेते थे। So it has an international perspective too. Therefore, Britishers were very much conscious about this region. और वो इस क्षेत्र में जैसे ही आए 19वीं शताब्दी में 1831 वगैरह के बाद, तो उन्होंने ये कभी देर नहीं किया कि उन पर हम डायरेक्ट कंट्रोल करें। उन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ पर की। ठीक है, मिशनरियों का भी वहाँ पर इस समय से शुरुआत होती है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं की। और उसका मुख्य कारण यही था कि चीन से ट्रेड वर्क कैसे बढ़े, जापान को कैसे रोके, यहाँ तक कि रूसी जार कहीं इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर ले। ये सारे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन स्वयं जो नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव है वो बड़ा अद्भुत है। एक तो जनजातीय समाज ही बड़ा अद्भुत है। एक बात अब हम जो आपके समक्ष तमाम इतिहासकारों के बीच समझ, इतिहास असम का एक जबरदस्त कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम है, कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार है, कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बंगाल है, कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट शायद नहीं है। मिजोरम का इतिहास है, नागालैंड का इतिहास है, सबका इतिहास है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो अपने आप में इतने इंटीग्रेटेड हैं, जिनको कल्चरली सोशली एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत जगह बहुत कठिन है, बहुत जगह सेपरेट है, बहुत जगह बहुत कठिन है, उन सबों के लिए एक कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री का आना इस संगोष्ठी का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और हम डायरेक्टर से आग्रह करेंगे कि इस ओर भी हमारे जो विद्वान नॉर्थ ईस्ट, द स्कॉलर्स हु हैव कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट शुड थिंक अबाउट इट, दैट व्हाई नॉट अकॉर्डिंग टू यस रेडियड एल्विन ने काम किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उन्होंने हिस्टोग्राफी की चर्चा की है, लेकिन इस बात की चर्चा भी हुई है कि जो लोकल लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज से 20 साल 25 साल पहले और एल्विन के समय में, वेरियड एल्विन के समय में, जो मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक समय नॉर्थ ईस्ट में बिताया था, उन्होंने
नॉर्थ ईस्ट के विद्वानों और युवाओं पर, स्कॉलर्स पर यह दायित्व दिया कि यहाँ के इतिहास को लिखने में सक्षम यहीं के लोग हो सकते हैं। वॉइस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मटेरियल कल्चर में है, हिस्ट्री केवल रिकॉर्ड में नहीं है। हिस्ट्री का रिकॉर्ड्स तो आर्काइव में लॉक है, हिस्ट्री मटेरियल कल्चर में है, फोक में है, फोक सॉन्ग में है, मिथ में है, लीजेंड्स में है, आर्ट में है, जो ट्रेवलॉग के द्वारा, ट्रेवलिस्ट के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा सुन करके इन एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड एक शानदार नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री को लिखने का काम होना चाहिए। आपने सुना, इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे बीच लालजी राणा सर हैं। आपको सुनना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है सर, और लगातार आपको सुनते आए हैं। सो मैं बहुत सादर आमंत्रित करना चाहूँगी इस उद्घाटन सत्र में आप एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। उत्तर पूर्व के प्रदेशों से आए हुए डेलीगेट्स का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस सेमिनार में कुछ नई बातें निकलकर सामने आएंगी। जहाँ तक उत्तर पूर्व से भारत के मुख्य भूमि का संबंध है, ये प्रथम एंग्लो बर्मीज वार से शुरू होता है। इसके पहले 1824 से पहले जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं, और सिक्किम चूँकि सीमा से लगा हुआ नहीं है, भूमि सीमा नहीं है, इसलिए उसको एक भाई कहते हैं और इस साथ को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो ये 1924 के पहले नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश थे, ये सब जगह कहीं राजा का, कहीं चिफ्टेंस का, कहीं किसी का शासन था। और इतिहास का जहाँ तक संबंध है, आसाम और मणिपुर में कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके आधार पर बृहत इतिहास की रचना की जा सकती है। अन्यथा अन्य जो प्रदेश हैं जहाँ रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वहाँ लोकगीत, कथाएं, परंपराएं, इन सब से संपर्क कर एक इतिहास की रचना की जा सकती है। एंग्लो नेपलिज वार एक महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर पूर्व के इतिहास में, क्योंकि इस समय जो शांति नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई थी, वहाँ के स्थानीय शासकों के अधीन, वो तब खंडित हो गई जब बर्मा ने उधर आक्रमण किया। और यही अवसर था अंग्रेज़ों के लिए जब उसे रोकने के लिए उस क्षेत्र में कदम रखते। और इस युद्ध के फलस्वरूप 2 साल चला ये युद्ध, और इसके बाद ब्रिटिश शासकों का प्रभुत्व धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में स्थापित हो गया, और भारत की मुख्य भूमि से ये नॉर्थ ईस्ट जुड़ गया। और जो इलाका जिससे जुड़ता है वो चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातियां हैं, वहाँ जो एथनिक ग्रुप हैं वो काफ़ी, उनकी संख्या है, लगभग 200 एथनिक ग्रुप इस क्षेत्र में आते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो यहाँ के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और यहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी और अन्य क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उन सबको ध्यान में रखकर वहाँ का इतिहास बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है। और ये वहीं के इतिहासकार या दूसरे जो शोध कार्य में लगे हुए हैं लोग, वो कर सकते हैं। और जो डेलीगेट्स यहाँ आए हैं
हम आशा करते हैं कि उत्तर पूर्व के जो इतिहास है उनके विभिन्न पहलुओं पर वो प्रकाश डालेंगे। वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति से हम बेहतर अवगत हो पाएंगे, हम आशा करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद मैं बहुत सादर आमंत्रित करना चाहूँगी नेल्सन बागी सर को। आप आए और कृपया हमारे इस उद्घाटन सत्र में अपना उद्बोधन साझा करें। बहुत सादर आमंत्रण, नेल्सन बागी सर। ये आज के इस सेमिनार के जो उद्घाटन सत्र में उपस्थित हमारे बड़े भाई डायरेक्टर साहब और जितने मंच पे बैठे हुए हैं सारे प्रबुद्धजन, नॉर्थ ईस्ट से आए हमारे मेहमान भाई बहन, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध और जानकार लोग, सभी को मेरा जोहार। मैं कभी भी इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मुझसे पहले जो 3 वक्ताओं ने जो उद्बोधन किया उसे लगा कि नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं, उनको जानकारी है। लेकिन आम हम जो हैं वो आपसे जो नॉर्थ ईस्ट से जो आए हैं, आपसे हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि शेर नहीं शिकार से, तो उससे हम लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ 32 जनजातियाँ हैं, उसमें से एक जनजाति है मुंडा, उसी से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ आदिवासी का जो परिभाषा तरह तरह हर कोई अलग अलग ढंग से देता है। बहुत लिखित है, ब्लैक एंड वाइट भी है। यहाँ के लोगों को ज़मीन से संबंधित जो छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट है, उसमें भी आदिवासी को जो कहा गया एब ओरिजिन, इंडिजिनियस पीपल। हमारे मुंडारी भाषा साहित्य में बहुत से वर्क हुए, बहुत से लेख, बहुत से रचनाएं हुई हैं और उसमें अभी भी शोध जारी है। एक शब्द आता है विकास। विकास को डिफरेंट पीपल डिराइव डिफरेंट वे। तो विकास का जो परिभाषा है कि 100 लोग अगर खड़े हैं, एक ही समूह के हैं और उनको विकास के लिए हथियार दिया गया है, उसमें 4-5 लोग 15 कदम आगे निकल गए हैं, बाकी 95 लोग अभी भी 2 कदम ही चले हैं। तो ये इसको मैं विकास नहीं कहूँगा। जब तक कि 100 लोग एक ही कदम एक साथ या 2 कदम नहीं बढ़ जाते हैं, यही विकास है। ये धारणा है यहाँ के ट्राइबल समूह का, एक समूह के रूप में। इसलिए आप देखिएगा कि इनका जो नृत्य भी है एक समूह में ही होता है, डिसीजन भी होता है एक समूह में ही डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है। मैं टीवी, यूट्यूब आदि में देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में भी नृत्य जोड़ा के करते हैं। करने का मतलब एक साथ होता है, कोई इंडिविजुअल नृत्य नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग भी एक साथ होती है। वो बाजार जो अर्थव्यवस्था भी है, वो भी बहुत से ट्राइब्स के जो महिलाओं पर ही निर्भर है। मतलब कहने का मतलब है कि उनका भी डिसीजन मेकिंग भी समूह के रूप में होता है। हम यहाँ उपस्थित हैं नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से, उनके प्रबुद्धजनों से, उनके इतिहास, संस्कृति, कला, भोजन, रहन सहन, वस्त्र इत्यादि के बारे में जानकारी के बारे लेने के लिए बारे उनका हम लोग व्याख्यान सुनेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहब को कि ये आयोजन किए हैं
और धन्यवाद आप सभी का यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनः सबको आपको जोहार। नेल्सन एवं बागी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी की उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत हिम्मत देती है। मैं इसके बाद सादर आमंत्रण देना चाहूँगी। हमारे बीच रवि भूषण सर हैं। मैं बहुत सादर आमंत्रित करूँगी कि वो अपना स्वागत उद्बोधन हम सभी के साथ साझा करें। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से आए हुए मेरे आत्मीय साथी, हिंदी की एक कवित्री कात्यायनी की कविता है, 7 भाइयों के बीच एक चौपाल। मुझे बार बार सोचता हूँ, लिखने की इच्छा होती है कि 7 बहनें और एक भाई। उत्तर पूर्व के 3 नए राज्यों का गठन जब जनवरी 1972 में हो रहा था, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का, उस समय ब्यूरोक्रेट, प्रशासक, पत्रकार और लेखक ज्योति प्रसाद सैकिया ने एक रेडियो टॉक में उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की समानता, परस्पर निर्भरता आदि को ध्यान में रखते हुए इन्हें 7 सिस्टर्स कहा था। पहली बार सैकिया ने कहा। बाद में 1976 में उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई, द लैंड ऑफ सिस्टर्स। सिक्किम को भाई कहा जाता है। 7 बहनों और एक भाई का यह उत्तर पूर्व राज्य देश के अन्य राज्यों से अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर एकदम अलग है। इसकी अपनी विशिष्टता है। ये 7 राज्य एक दूसरे से सटे हैं, जबकि सिक्किम एक पड़ोसी राज्य है। 7 बहनों का यह भूभाग एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें 7 रंग खिलते हैं। कला और संस्कृति के दृष्टि से उत्तर पूर्व के सभी राज्य विशेष समृद्ध हैं। इन 7 राज्यों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7% है और इसकी आबादी देश की आबादी का लगभग 4% है। ये 7 राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्थानीयता का यहाँ अपना एक सौंदर्य है और वैशिष्ट्य है। और जब कभी मैं उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में सोचता हूँ, एक बार कई वर्ष पहले नेहरू में मुझे उत्तर पूर्व राज्यों पर ये बोलने का अवसर मिला था, तो मुझे यह लगता है कि उत्तर पूर्व राज्यों को देखकर हमें यह कहना चाहिए कि लोकल इज ब्यूटीफुल, लोकल इज मीनिंगफुल, लोकल इज एसेंशियल। इन 7 बहनों और एक भाई वाले कुल 8 राज्यों में 125 जिले हैं, पर यहाँ की भाषाएं और बोलियां वो लगभग 225 जाती हैं। और अभी मैं एक चीज़ देख रहा था तो किसी ने कहा कि 400। अब 225 की तो कुछ चीज़ें मेरे पास होंगी, लेकिन 400 के बारे में मैं नहीं कर सकता। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा है और कहीं कहीं तो एक जिले में 2 भाषाएं बोली जाती हैं। जितनी जनजातियां हैं उतनी ही भाषाएं हैं। सिक्किम एक अकेला राज्य है उत्तर पूर्व का, जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है और एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। ये 7 राज्य आपस में मिले हुए हैं, जिसे कि आप अंग्रेजी में कंटिगुअस स्टेट्स कह सकते हैं। यहाँ 4 भाषा परिवार की भाषाएं हैं, इंडो यूरोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। इनकी भाषाओं को लिंग्विस्टिक मोज़ाइक कहा गया है। ये भाषाई मोज़ेक हैं। ये जितनी इनकी आबादी है पूरी, अगर हम केवल एक असम को ही देखें तो 3 करोड़ 12 लाख के आसपास असम की आबादी है और उससे बहुत कम अन्य 6 राज्यों की है, लगभग 1.5 करोड़, आधे से भी कम। इस क्षेत्र की 3 भाषाएं असमी, मणिपुरी और बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और जहां तक पॉपुलेशन डेंसिटी का सवाल है, उत्तर पूर्व राज्यों का जनसंख्या घनत्व वह प्रति किलोमीटर 150-200 के बीच का है। कला, साहित्य,
गीत, संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार, हस्तशिल्प, वेशभूषा, खान पान, भाषा, बोली आदि दृष्टियों से समृद्ध देश का यह आकर्षक भूभाग बार बार हमें अपने पास बुलाता है। अंग्रेजी में शानदार किताबें हैं सेवन सिस्टर्स पर, एक एक स्टेट पर किताबें मिलेंगी, इनके कल्चर पर किताबें मिलेंगी, लेकिन हिंदी में इस तरह की किताबें बहुत कम हैं। TRI के निदेशक रणेंद्र, जो स्वयं एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार और संस्कृति कर्मी हैं, इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का अपनी संस्था की ओर से जो आयोजन कर रहे हैं, इसका महत्व केवल रांची और झारखंड की दृष्टि से ही नहीं, मेरी समझ से भारतीय दृष्टि से ही, क्योंकि अब पहले जैसे हालात नहीं रहे कि उत्तर पूर्व के राज्यों को हम भारत के शेष राज्यों से बिल्कुल काट करके देखने की कोशिश करें। भौगोलिक दूरी है, रांची से अगर चलें वायु मार्ग को छोड़ करके तो 1.5 दिन कहीं न कहीं किसी राज्य में हमें जाने में लग सकते हैं। लेकिन ये भौगोलिक दूरियां जब तब समाप्त होती हैं जब संस्कृति हमारे सामने आ जाती है, और संस्कृति ही सब कुछ है। संस्कृति ही मनुष्य को जोड़ती है और तो दूसरी चीजें मनुष्य को विभाजित करती हैं। तो यह जो सांस्कृतिक समृद्धि है उत्तर पूर्व राज्य की, और इसकी एक एक चीज पर यहाँ जो फिल्में बनी है वो, और सबसे बड़ी बात जो चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है, खास करके मुझे, वहाँ जो वुमेन अवेयरनेस है, स्त्री जागरण है, और मणिपुर हमारे दृष्टि में एक शानदार उदाहरण है, अरुणाचल वगैरह भी है। और एक बड़ी बात तो यह है कि हिंदी में लिखने वाले, वो चाहे अरुणाचल प्रदेश की ही हों, यहाँ आई हुई हैं, अन्य राज्यों के भी जो जनजातीय समूह से आते हैं, अब उनको हिंदी में केवल स्वीकृति ही नहीं मिली, उन्होंने एक बड़ा दरवाजा भी खोल दिया है। इन उत्तर पूर्व राज्यों की संस्कृति और उसके इतिहास से वहीं के विशिष्ट जन जो हमें बताएंगे, उससे हम समृद्ध होंगे। और फिर मैं एक बार कह दूं कि इसके लिए रनन जी का जितना भी धन्यवाद दें और आप सभी विशिष्ट जनों का जितना भी स्वागत करें वह कम होगा, क्योंकि यह समय आपस में जुड़ने का है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मैं बहुत सादर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संतोष किरोड़ जी को। आप आएँ और अपना उद्बोधन हमारे साथ साझा करें। मंचासीन टॉप इंटेलेक्चुअल्स बोले of the state, guests who have come from Northeast, many of them or most of them or all of them, also intellectuals, students, participants, and our own very senior filmmakers, writers, socio-political activists. At the outset, I thank the organizers for this program, and I see some very interesting things coming up in the next 2 days. I want to just mention 2 things. There are a lot of similarities between the tribes of Jharkhand and the tribes of Northeast. Though there are a lot of diversity, there is also a lot of similarity. 2 years ago, with a group of people, I happened to go to Meghalaya, and we had the opportunity to meet the Khasi king there. Then he said, I am a Munda, he said. I am an Austroasiatic origin. And he was very happy to welcome us. So I felt very, very homely, though it is so far away from Jharkhand. I felt very homely. And during my stay there of a few days, I observed 2 distinctive cultural history similarity. एक तो जो मुर्गा होता है ना हमारे झारखंड में, उसका अपना कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जैसे जयपाल सिंह, उनका जो सिंबल था मुर्गा था, और उसके पीछे कारण था।
बोला जाता है कि जब मुंडास केम हियर, उनको लगा कि सिंगभोंगा से हमको एक सिंबल चाहिए था, और उन्होंने क्या किया कि मुर्गा को नीचे रखा। आफ्टर कंसल्टेशन बात करने के बाद कि सिंबल क्या होगा, तो मुर्गा को नीचे रखा, फिर उसके ऊपर लकड़ी रखा गया और आग लगा दिया गया। बोला गया कि अगर ये मुर्गा जिंदा निकल के आएगा, दैट इज ए सिंबल फ्रॉम सिंगभोंगा कि ही इज गिविंग अस दिस लैंड। और ये कहानी बहुतों को पता है, और वो मुर्गा जिंदा निकला, और उस तरह से यहाँ आदिवासी इसको अपना प्रोमिज लैंड के रूप में, आई मीन वो शब्द किसी और का है, लेकिन गॉड गिवन या सिंगभोंगा गिवन लैंड के रूप में रहने लगे। तो ये जाहिर खंड है जिसको बाद में झारखंड बना। इट्स ए पीस ऑफ होली लैंड फॉर द आदिवासी हियर। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में हमको जो सुना गया, अमंग खासी कम्युनिटी का कोई ट्राइब है, तो मुर्गा जो कोकरेल है, दैट इज वेरी सेक्रेड, आई हैव हर्ड, and it is a messenger between God or Supreme Spirit and the people there. Is it like this? So that is one similarity. Then there is another thing, I think, that is hill. यहाँ हम लोग बुरुबोंगा के रूप में पूजा करते हैं. Every hill for us is sacred and every land for us is sacred. That is why जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के नाम से डिस्ट्रैक्शन या जो भी खनन या इंडस्ट्री, तो ट्राइब्स हियर प्रोटेस्ट, भाई मेरा जो गॉड है जिसमें वो पहाड़ में गॉड बसता है और उस जमीन में मेरे पूर्वजों का स्पिरिट बसता है, वो कहाँ जाएंगे? इफ योर डेवलपमेंट विल किल माई गॉड, योर डेवलपमेंट विल किल माई एंसेस्टर स्पिरिट, आई डोंट वांट. I prefer to live with my God, I prefer to live with my ancestor spirit as compared to development. So, what I have heard is Northeast, the hill is very sacred, and for hill people give their life, and in the hill that their gods reside, like this. Yeah, so I find, or I guess there will be more similarities like this. So in that way we are bound together, though we have a lot of geographical distance, diversity we have, but we have a lot of similarity as well. In fact, I would suggest the director that to a research topic, study on cultural history, similarity of cultural history of tribes of Jharkhand और सेंट्रल इंडिया एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. इस पर बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा सर, हमको लग रहा है. सो दैट वाज अ स्मॉल थॉट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, एंड आई वुड, मतलब मैं तो आई बी डिलाइटेड टू लिसन टू ऑल ऑफ यू. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड मी. मैं कभी कभी लगता है कि मुझे गलती हो गया कि मैं मुझे उधर के ही रहना चाहिए था. बहुत मेरे जो फ्रेंड्स थे ना नॉर्थ ईस्ट के थे जब हम पढ़ रहे थे. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू झारखंड. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू संतोष सर. शिलोंग का वो म्यूजियम याद आ रहा था जहाँ पे मुर्गा सिंबल सबसे प्रोमिनेंट है, जो बाहर में इंडिजिनस म्यूजियम वहाँ पे है, 3rd फ्लोर का पूरा. 3 दिन में भी आप शायद कंप्लीट कर पाए, इतना बड़ा म्यूजियम है वो. सो वहाँ पे भी रेप्लिका मुर्गा ही है. सो थैंक यू सो मच. और इसके बाद मैं लास्ट स्पीकर के बतौर हमारे बीच में डॉक्टर DC दास सर हैं. मैं बहुत सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप अपना उद्घाटन वक्तव्य हमारे साथ साझा करें सर. सम्मानित मंच, बड़े भाई राजेंद्र सर जी, बागी जी, सम्मानित सभी प्रोफेसरगण जो मंचासीन हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हमारे तमाम पार्टिसिपेंट, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी
श्रोतागण, भाई और बहनों, आज सौभाग्य है झारखंड की धरती जो आदिवासी बाहुल्य स्टेट माना जाता है, एक हमारे डायरेक्टर साहब के प्रयास से नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेंट को बुलाया गया है ताकि वहाँ के कल्चर के विषय में हम जान पाएंगे। बहुत से वक्ता, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे नरेंद्र भाई ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोग का एक देहाती कहावत है, 10 कोस में भाषा और पानी बदलता है। भाषा तो हम लोग के क्षेत्र में भी बहुत है, लेकिन नगण्य है। नगण्य इस सेंस में है कि उस भाषा की कोई खास मान्यता नहीं देते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर भाषा है तो वह अपने ग्रुप के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने भाषा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो मिक्सअप करने में शायद झिझकते हैं, इसी वजह से इस तरह की बात कही जाती है। इसके पीछे भी इतिहास है। जब देश आजाद हुआ उस समय से हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देना शुरू किए, सरकार उस पर ध्यान देना शुरू किया। उसके पहले अंग्रेज नॉर्थ ईस्ट को एक फ्रंटियर के रूप में, एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया। आप जानते होंगे नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था आजादी का, सबसे चढ़ बढ़ करके वेस्ट बंगाल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट, वहां मूवमेंट का कोई असर नहीं था। नहीं असर होने के कारण ये था कि इनर लाइन परमिट के तहत उसको बाधित करके रखा गया था। हो सकता है कि हमको कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैडम इसका देख रहे हैं, तो आपसे इसीलिए हम जानना चाहते हैं। मैं जो जान रहा हूँ बड़ी शहादत हुई है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो जानकारी है मुझे कह रहा हूँ ताकि आप लोग से क्लियर हो सके। अगर मैं गलती नहीं करूंगा तो मेरा कंफ्यूजन आप दूर कैसे करेंगे? गलती नहीं है, कटा हुआ नहीं था, मूवमेंट था, वहाँ शहादतें बहुत हुई। शहादतें बहुत, ये मुझे ये भी जानकारी है कि नागालैंड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो नागालैंड के आदमी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भेजा भी गया था। और नागालैंड के आदमी इसलिए 1948 में ही आजादी की मांग कर रहे थे। कुकी रिवोल्ट भी उसी कारण से हुआ था। कुकी रिवोल्ट भी हुआ था, उसी कारण से। इसलिए इतनी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत, चूंकि अभी मणिपुर का जो इंसर्जेंसी हुआ है उसी के संदर्भ में थोड़ा बहुत जो पेपर से पढ़ा, जो टीवी से देखा, थोड़ी सी जो जिज्ञासा रहती है उसी के आधार पर मुझे जानकारी है। मैं चूंकि आपको बता दूं, न तो मैं प्रोफेसर हूं, न इस सब्जेक्ट का मुझे कोई जानकारी है। चूंकि जो कंफ्यूजन है उसको मैं शेयर करना चाहता हूं कि इस तरह की बात है। तो ये बड़ी सौभाग्य है कि आप लोग से हम आपकी बात को सुनेंगे। अंग्रेज इसको, इस जो नॉर्थ ईस्ट था उसको एक स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया कि आप लोग अपने स्टेट, अपना जो कल्चर है उसी के आधार पर अपना हुकूमत कीजिए। वो बहुत ज्यादा वहां से मतलब नहीं रखा गया। जब देश आजाद हो गया, संविधान हमारे हो गए, संविधान के तहत चलना था,
और उसको आसाम के साथ जब जोड़ दिया गया, दो छोड़ करके, एक मणिपुर और त्रिपुरा और नागालैंड के अतिरिक्त, तो वहां इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया। क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसाम के साथ हमें अगर रख दिए हैं और सबका अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, पहले से ही स्वतंत्र के रूप में रह रहे हैं, तो वो अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करने के लिए वो इंसर्जेंसी स्टार्ट किए और उसी का परिणाम हुआ कि वो टूट टूट करके 7 भाग में हुए। उस समय मात्र 4 भाग में शायद थे। इस तरह से वहां के जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो अपने कल्चर के प्रति कॉन्शियस हैं, अपने टेरिटरी के प्रति कॉन्शियस हैं, वो अपना विकास अपने से करना चाहते हैं। इसीलिए संविधान में शेड्यूल 6 भी दिया गया और शेड्यूल 6 को किस तरह से वहां के स्टेट जो हैं किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, इसके विषय में भी आप लोग से हम लोग जानना चाहेंगे। आज बहुत सौभाग्य की बात है, नरेंद्र भाई ने इस तरह से आप लोग को यहाँ ला करके हम लोग को, ताकि चूंकि हम झारखंड में भी किस तरह से काम कर रहे हैं और आप वहाँ किस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं, अपने कल्चर को कैसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं और कैसे उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो ग्रुप हैं जो मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं, उसको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, उसको कैसे जोड़ा जाए, इंसर्जेंसी चल रही है उसको कैसे समाप्त किया जाए, ये सब सारी बिंदु पर आप लोग के ही मुखारबुंद से हम लोग सुनेंगे, हम लोग जानेंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग को धन्यवाद करता हूं। आप बतौर रांची कमिश्नर आपने जिन जिम्मेवारियों का निर्वाह किया है, हम सभी आपके लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और इस उद्घाटन सत्र के समापन की घोषणा के साथ में हम लोग तुरंत ही पहला सत्र जो टेक्निकल सत्र है असम को लेकर के वो शुरू करने जा रहे हैं।